हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया फंक्शन के लिए आपके पास उसका प्रांत, परिसर, यानी आपके पास डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताया आपके पास। ठीक, तो फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसके अंतर्गत यदि अगर वो आपके पास संबंध ए से बी पर परिभाषित है तो ए के प्रत्येक अवयव के लिए, ध्यान सुना, ए के प्रत्येक अवयव के लिए आपके पास एक अद्वितीय प्रतिबिंब या अद्वितीय अवयव से संबंध कहाँ हो, बी में आपके पास क्या हो, एक किसी बी के किसी अद्वितीय अवयव से ए के प्रत्येक अवयव क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है। तो सिंपल सा आपके पास हमने आपके पास डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आज बताऊंगा कुछ विशिष्ट जो आपके पास फलन है उन फंक्शनों के बारे में और उनके वक्र जो बनने वाले हैं, आलेख आपके पास, तो वो किस प्रकार से बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक, पर उससे पहले एक टाइप ऑफ फंक्शन में एक पास आता है एक रियल फंक्शन। पहला आपके पास आता है रियल फंक्शन। रियल मतलब वास्तविक। वास्तविक फलन कि वास्तविक फलन किसे कहते हैं बस। ठीक, ये आपके पास आपको समझ में आना चाहिए। देखो सिंपल सा है, वास्तविक संख्याओं से संबंधित है। ठीक है, एक ऐसा फलन जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है या उसका कोई उपसमुच्चय, तो उसे कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। इसमें आपके पास दो चीज़ें आपके पास, मान लो कि एक फंक्शन है f जो समुच्चय a से r पर परिभाषित है। r यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये आपके पास यहाँ पर आपके पास r क्या है, एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इस टाइम पर ये कहलाएगा एक वास्तविक मान फलन। ये क्या होगा, एक ये आपके पास हो जाएगा वास्तविक मान फलन, जिसे हम कहते हैं रियल वैल्यू फंक्शन या वैल्यूड फंक्शन। ध्यान देना यहाँ पर जो इसका सहप्रांत है, यानी जो सहप्रांत था वो r था, यानी r रियल नंबर का आपके पास सेट, रियल नंबर का सेट हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर। अगर किसी फंक्शन के अनुसार आपके पास जो अवयव का जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक वास्तविक मान प्राप्त हो रहा है, तो उस टाइम पर क्या कहलाता है आपके पास जो फंक्शन कहलाएगा आपके पास वास्तविक मान फलन। सिंपल सा बस वास्तविक मान यानी रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ये आपके पास कहते हैं किसको, वास्तविक मान फलन, इसे कहते हैं वास्तविक मान फलन। हिंदी में कह रहे हैं वास्तविक मान फलन। और कब कहेंगे आपके पास, अगर उसके पास देखो इफ रेंज ऑफ एनी फंक्शन f is set of real number, इसे r और सबसेट ऑफ r। अब थोड़ा ध्यान देना कि आपके पास अगर किसी फंक्शन के लिए उसके जो परिसर है, रेंज मतलब परिसर, क्या हो जा रहा है आपके पास, या तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जा रहा है या उसका कोई उपसमुच्चय, तो उस टाइम पर वो क्या कहलाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन यानी वास्तविक मान फलन। अब ये बस वास्तविक मान फलन है। अब अगर क्या हो जाए, प्रांत भी क्या हो जाए, अब ध्यान देना, अगर किसी वेरिएबल आपके पास किसी फंक्शन के लिए आपके पास क्या हो रहा है, प्रांत भी क्या हो जा रहा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जा रहा है, तो उस टाइम पर यानी बस अब आपको आता है रियल फंक्शन। अगर हम रियल फंक्शन की बात करें यानी वास्तविक फलन की बात करें तो इसमें क्या होगा, केवल सहप्रांत ही नहीं या परिसर ही नहीं, केवल आपके पास क्या हो, आपके पास जो फंक्शन हो वो क्या हो जाए, r से r पर परिभाषित हो जाए, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित हो जाए, तो उस टाइम पर ये कहलाएगा रियल फंक्शन। यानी इस केस में डोमेन एंड रेंज आर सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज के साथ आपके स्थान पर आप कोडोमेन भी लिख सकते हो, कोडोमेन यानी सहप्रांत, सेट ऑफ रियल नंबर और सबसेट ऑफ आर यानी रियल नंबर, ये भी लिख सकते, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ध्यान देना आपके पास वास्तविक मान फलन मतलब अगर जो परिसर
आपके पास प्राप्त हो रहा है, या कोडोमेन भी कह सकते हैं उसको, परिसर या आपके पास सह प्रांत जो प्राप्त हो रहा है वो या तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो रहा है या आपके पास उसका कोई उप समुच्चय, तो उस टाइम पर वो कहलाएगा वास्तविक मान फलन। क्योंकि मुझे इसके अवयवों के लिए प्रतिबिंब आर में प्राप्त हो रहा है, तो यानी जो आपके पास मान मिल रहा हो, क्या मिल रहा है, वास्तविक मिल रहा है, इसलिए कह रहे हैं वास्तविक मान फलन। पर अगर प्रांत भी क्या हो जाए, यानी प्रांत सह प्रांत और रेंज के साथ साथ क्या है, प्रांत भी क्या हो जाए, आर ही हो जाए, तो रियल नंबर क्या है, तो उस टाइम पर वो कहलाता है रियल फंक्शन आपके पास। ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसे ही कुछ रियल फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनके लिए आपके पास क्या होगा, आपके पास या तो उनका प्रांत क्या हो जाएगा आर, या उसका कोई उपसमुच्चय, प्रांत व परिसर आपके पास। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ वास्तविक फलनों के बारे में हम उन फंक्शनों के बारे में पढ़ेंगे और उनका आलेख यानी वक्र भी बनाने वाले हैं आपके पास। ठीक, तो सबसे पहला फंक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ जो कि रियल फंक्शन ही आपके पास है, वो है तत्समक फलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब थोड़ा ध्यान देना, आपके पास जो तत्समक फलन आपके पास है, हमने है ना योगात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक ये पढ़े हैं आपके पास इससे पहले आपके पास। ठीक है, जो मैथमेटिकल ऑप्शन हमने पढ़े हैं आपके पास इससे पहले मैथ्स में, उसमें हमने योग के लिए योगात्मक तत्समक शून्य पढ़ा था। ठीक, तो होता क्या था कि शून्य को किसी भी नंबर से जोड़े तो वही उस संख्या की आपके पास आइडेंटिटी प्राप्त होती है। कुछ यहाँ पर भी ऐसे आपके पास है, देखो, तो जो आइडेंटिटी फंक्शन आपके पास है वो इस प्रकार से है। जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो f द्वारा निरूपित हो रहा है अगर, तो वो r से r पर परिभाषित होगा, यानी ये क्या है, एक रियल फंक्शन है। एक क्या है, रियल फंक्शन डिफाइंड एज, जो परिभाषित होगा इस प्रकार, देखो y बराबर, इसके अनुसार y बराबर एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, x। थोड़ा ध्यान देना, इसके अनुसार क्या हो रहा है कि f एक ऐसा नियम है जिसके अनुसार x का प्रतिबिंब y और y का मान वही है जो x है। यानी मैं सिंपल ये भी कह सकता हूँ कि x का प्रतिबिंब स्वयं क्या जा रहा है, x ही प्राप्त हो रहा है। इसको निरूपित i के द्वारा भी करते हैं कई बार आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास है तत्समक फलन। अब थोड़ा ध्यान देना इस केस में, यानी y का मान वही प्राप्त होगा जो x का होगा। मतलब एग्जाम्पल के रूप में मैंने कह दिया y के अनुसार 2 का प्रतिबिंब कितना आने वाला है, 2 ही, यानी जो युग्म होगा 2 2 वो किसको बिलोंग करेगा, f को बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही कोई भी वैल्यू ले पास जो x का जो मान लिया जाएगा वही क्या मिल जाएगा, y का मान मिलेगा। यानी कहने का अर्थ है 2 का प्रतिबिंब स्वयं 2 ही हो जा रहा है। इस एलिमेंट 2 का आपके पास जो इमेज थी वो कह रही है खुद स्वयं 2 ही आ रही है। तो ये आपके पास, यानी मुझे क्या मिला, इसे आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये जो फंक्शन है वो जो x का जो मान है उसकी आइडेंटिटी हमको दे दे रहा है प्रतिबिंब के रूप में। तो ये इस प्रकार से आपके पास क्या है, तत्समक फलन आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास आया तत्समक फलन। अब ये फलन है तो इसका प्रांत देखिए, इसका जो डोमेन होगा, जो रेंज भी होगी, और मैं कहता हूँ कोडोमेन भी, वो इक्वल टू सीधे सीधे क्या होता है, आर। क्योंकि आर पर परिभाषित है तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो है इसका प्रांत व परिसर क्या है आपके पास इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से है। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, जो इसका जो आलेख होगा यानी जो इसका वक्र होगा वो किस प्रकार से बनेगा। देखो, तो वक्र बनाने के लिए हम 2 डायमेंशन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी 3D पढ़ा नहीं आपके पास। देखो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से एक्सिस सिस्टम, ये इस प्रकार से। ठीक, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -3 -2 ऐसे ही -1 -2 -3 ऐसे 1 2 3 1 2 और 3। अब देखो प्रतिबिंब के रूप में मुझे जो x का मान होगा वही प्राप्त होना। मतलब अगर मैं टेबल बनाऊँ फिगर इसको बनाने के लिए, तो देखो क्या होगा, कितने भी मान ले सकते हो, वैसे आपके पास ज़्यादातर 2-3 मान से हो जाए। ठीक है, x और y बराबर f(x). तो देखो अगर मैंने x का मान 0 लिया है तो x का मान 0 ले तो प्रतिबिंब y के रूप में क्या मिलने वाला है, 0 है। इसी प्रकार से मैंने अगर 1 लिया या 2 लिया तो 2 ही मिलेगा। अगर मैंने -1 लेता तो क्या था, -1 ही। और मैं अगर आपको 3 लेता तो क्या मिलता, 3 मिलता। तो इन पॉइंट को रिपीट करता हूँ, ये 0 पे 0, 2 पे 2 मतलब 2 2 ये इस प्रकार से। ऐसे ही -1 1 आपके पास यहाँ पर आपके पास कहीं, ठीक, और 3 पे 3 बस। तो आपके पास एक ऐसा वक्र मिलेगा। देखिए आपके पास एक सिंपल सीधी सी लाइन मिलेगी आपके पास जो इस प्रकार से होने वाली है। तो ये एक रेखा है जो आपके पास है y बराबर x की रेखा।
तो ये इसका वक्र होता है। देखिए एक सिंपल सी रेखा बन रही है, सीधी रेखा आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास जो पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, उसका वक्र इस प्रकार से बनता है, जो कि एक ऐसी रेखा प्राप्त हो जो मूल बिंदु से होते हुए जा रही है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास है एक सरल रेखा बन रही है आपके पास जो मूल बिंदु से होकर जा रही है आपके पास। देखो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, एक्स का मान जो होगा वही मान क्या होगा, वाई का भी होने वाला है। इस प्रकार से सब मैंने इस 10th के स्टैंडर्ड से आपके पास इसका वक्र बनाया आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन आपके पास, ठीक। इसके बाद आपके पास जो दूसरा फलन मैं बता रहा हूँ आपके पास है अचर फलन। अचर फलन आपके पास कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है आपके पास, ठीक है, ठीक। तो ये भी क्या है, एक वास्तविक मान फलन ही आपके पास, ये क्या है, एक रियल फंक्शन। ये आपके पास आर से आर पर परिभाषित है, ये भी क्या है, एक रियल फंक्शन। डिफाइंड एज, अब परिभाषित कैसे होता है, देखो ये तो पता चलेगा कि ये वास्तविक संख्याओं पर आधारित होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से परिभाषित देखो, y बराबर एफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट c, ये इसका निरूपण है। अब इसका जरा देख लो बात, आप प्रांत से इस r से इसके प्रांत से कोई भी मान x का दे दीजिए, आपको y के रूप में क्या मिलने वाला है, एक कांस्टेंट c ही प्राप्त होने वाला है। आप x के मान पर y का मान डिपेंड करेगा, सीधे सीधे कांस्टेंट के रूप में आने वाला है आपको, ठीक। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, प्रत्येक x जो r के लिए उनके लिए y का मान क्या मिलने वाला है, c में प्राप्त होने वाला है आपके पास, ठीक है। तो सिंपल सा आपके पास है आपके पास। तो जब मैं बात करता हूं इसके डोमेन की, ये है फंक्शन, ठीक। प्रत्येक x जो कि r से ले जाएंगे उनके लिए y का मान का मिलने वाला है c। तो प्रांत इसका हो जाता है r, सेट ऑफ रियल नंबर इस फंक्शन के लिए भी, ठीक। जब मैं बात करता हूं रेंज की, तो मुझे मालूम है कि मुझे प्रतिबिंब के रूप में केवल c प्राप्त होने वाला है, तो इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इस c का समुच्चय। और कोडोमेन की बात करें तो वो भी r ही आपके पास होने वाला है, यानी सह प्रांत भी क्या होने वाला है, r ही होने वाला है, ठीक। तो ये इस प्रकार से आपके पास है अचर फलन। अब अचर फलन जो है वो मैंने आपको बता दिया इस प्रकार का है। तो इस अचर फलन का भी वक्र बना के देखते हैं आपके पास, देखो क्या मिलता है आपके पास। वक्र उसी प्रकार से 2D में बनेगा आपके पास, देखो ओ एक्स वाई एक्स डैश और वाई डैश। अब देखो आपके पास होगा क्या, ये 1 2 3 1 2 3 -3 -2 -1। तो देखिए आपके पास जब वक्र की बात करें तो भाई y x का मान आप कुछ भी दे दो, x प्लस माइनस कुछ भी दे दो, आपके पास जो c है, जो प्रतिबिंब है y का मान, वो हमें से क्या मिलेगा, c। x का मान 1 था तो c जो मैंने मान लो कि c यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक। तो y के मान के रूप में हमेशा आपके पास क्या मिलेगा। तो आपको याद होगा जैसे आपने 10th में y बराबर 2 की जो लाइन बनाई थी ना, वो क्या होती थी, y बराबर 2 या 3 इस प्रकार से कोई भी कांस्टेंट हो, तो उसकी जब भी हम लाइन बनाते तो आपके पास क्या मिलता है, एक x अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होती है, जो कि इस प्रकार से आपको होने वाली है। ये इस प्रकार से मैंने कहा यहाँ पर y बराबर c आपके पास की कर्व इस प्रकार से बनने वाला। अब ध्यान देना, c जो है ये वो डिस्टेंस है, जो इससे आप x का कोई भी मान लेंगे तो ये सारी डिस्टेंस क्या, ये भी c होगी, ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, c। अब मैंने कहा c इक्वल टू 1.5, तो इसके हिसाब से 1.5 इस प्रकार से आ गया, ठीक। तो आपके पास एक ऐसी लाइन प्राप्त होगी जो x अक्ष के समांतर, इसका हमेशा आपके पास जो वो होगा आपके पास ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स इक्वल टू c इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमें से एक सरल सीधी रेखा होती है जो क्या होती है, पैरेलल टू किसके समांतर है, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर। अब देखो c का मान अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर बनेगा, और c का मान अगर नेगेटिव है तो कहाँ बनेगा, नीचे की ओर बन जाते हैं। हमने 10th में भी पढ़ा इस प्रकार से पर कि एक लाइन अगर आपके पास इस प्रकार से अगर कोई रेखा, कोई अगर समीकरण दिया हुआ रैखिक समीकरण y बराबर 2, y बराबर 5, y बराबर -2, तो उस टाइम पर उसकी जो वक्र होता है वो एक ऐसी रेखा के रूप में निरूपित होता है जो x अक्ष क्या होता है,
समांतर आपके पास, ठीक है। और एक्स का समीकरण क्या होता था, एक्स बराबर 0, ये इस प्रकार से आपके पास है, ठीक है। तो ये था आपके पास दूसरा आपके पास मेन फंक्शन अचर फलन आपके पास, ठीक। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट फंक्शन आपके पास है, इसे कहते हैं मापांक फलन। जैसे आपने नाम से जरा माप का अंक, माप का अंक मतलब जब लंबाई लंबाई मापते हो ना आप, तो उसमें जो अंक होता है, अब लंबाई लंबाई में ऐसे नहीं होते कि -2 -3 ऐसे नहीं बोलते हम, ऐसे कभी नहीं बोलते लंबाई को कि यार न माप को कहीं पर जब माप करते हैं आपके पास तो -2 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर, नहीं मानते ना बस माइनस। तो यहाँ पर माप का अंक जो है उसी से संबंधित आपके पास फंक्शन आता है मॉडुलस फंक्शन। तो ये भी एक वास्तविक फंक्शन आपके पास है, रियल फंक्शन एफ, ये भी आर से आर पर परिभाषित है। इस प्रकार से इसका निरूपण देख लेना ऊपर, ये इसका निरूपण है y बराबर एफ एक्स इक्वल टू, ये इसका निरूपण है मॉड एक्स। ये मापांक को निरूपित करता है मॉड एक्स, ठीक, जहाँ x बिलोंग्स टू r। ये इस प्रकार से आपके पास है, ये आपके पास क्या है, ये कहलाता है इज मॉडुलस फंक्शन, ये है मॉडुलस फंक्शन, इसे कहते हैं मापांक फलन। माप का अंक, जब माप की बात करते तो हम जैसे मैंने कहा भाई इस लंबाई को माप दो, अब वो किसी भी दिशा में आप उसकी को माप रहे होंगे, मतलब उसकी लंबाई को नाप रहे होंगे ना, तो उस टाइम पर हम बात करते हैं तो उसकी लंबाई को हम कभी भी ऋणात्मक नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, x का कुछ भी मान दे दिया जाए y इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो इसमें होगा क्या, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y का मान हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से अधिक, मतलब कह सकता हूँ कि नॉन नेगेटिव, यानी प्रतिबिंब के रूप में आपके पास जो y मिलेगा वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव होने वाला। अब इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, और जो आपने लिखा y बराबर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसकी मीनिंग दो है। क्या है आपके पास, देखो अगर x का मान 0 या 0 से अधिक है, सिंपल सी बात मतलब 0 या पॉजिटिव है, तो इस टाइम पर प्रतिबिंब के रूप में सिंपली x ही प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, x। और यदि x का मान नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए उसके आगे क्या लगा देंगे, -x। मैंने कहा भाई इसकी लंबाई कितनी है, तो आपने कहा आपके पास भाई -2 सेंटीमीटर, तो -2 का तो कोई अभिप्राय हुआ नहीं कि लंबाई है तो नेगेटिव कैसे हो जाएगी, तो हम उसको पॉजिटिव में चेंज करके केवल लेंगे 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, इसकी क्या है लंबाई। जैसे आपके पास जब है ना दूरी और विस्थापन की बात करते हैं, तो दूरी क्या होता है आपके पास 10th में अपने पढ़ा, दूरी तो आपके पास क्या है कि वो एक लंबाई है। जब विस्थापन की बात करें उसमें डायरेक्शन भी होती है, तो इसलिए आपके पास क्या, हम डायरेक्शन से इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, हमें इंपॉर्टेंट है कि कितनी लंबाई है, मतलब हमको नेगेटिव वाले जो अंक होंगे उनको पॉजिटिव में चेंज कर देना। तो इस वजह जैसे एग्जांपल के मैंने कहा देखो, मैं कहूँ कि y के इस फंक्शन के अनुसार -3 का प्रतिबिंब निकालिए, तो -3 का प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। या अगर मैं कहता y के अनुसार 2 का प्रतिबिंब निकालिए, तो ये 2, तो ये तो पहले से पॉजिटिव, मतलब करना क्या होगा, मापांक फलन क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देता है, सिंपल सा आपके पास है, ठीक है। तो अगर मैं इसके प्रांत की बात करूं, तो डोमेन तो हो जाएगा r, प्रांत ही हो गया। अगर मैं रेंज की बात करता हूं यानी परिसर की, तो परिसर के रूप में अगर आप देखो तो मुझे हमेशा पॉजिटिव अंक प्राप्त होने वाले। आप नेगेटिव मान भी देखो ना x के, तब भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपको पता क्या हो जाएगा, आपके पास इस केस में जो नॉन नेगेटिव जो रियल नंबर्स हैं वो आपके पास क्या होने वाला है, इसके परिसर के रूप में प्राप्त होने वाले हैं आपके पास, ठीक है। तो इसका परिसर आपके पास हो जाएगा आपके पास सभी नॉन नेगेटिव आपके पास रियल नंबर, ठीक। तो यहाँ के पास हो जाएगा आपके पास सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसको मैंने मान लो r प्लस द्वारा निरूपित करते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, किसी भी। और जब डोमेन की बात हो गया तो कोडोमेन की बात करें, तो कोडोमेन यहाँ पर क्या होगा, r ही होगा आपके पास, ठीक है। तो ये था आपके पास मॉडुलस फंक्शन। अब मैं इसका वक्र बना के आपको बताऊंगा आपके पास, ठीक। तो जिस फंक्शन की बात हम कर रहे हैं वो है मॉडुलस फंक्शन, वो इस प्रकार से आपके पास है y बराबर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो x और आपके पास यहाँ पर होता क्या, अगर x पॉजिटिव या 0 है तो उस टाइम पे वही वैल्यू हो जाएगी। अगर x मैंने 0 ले तो 0, -2 वो +2 ले तो +2,
प्रतिबिंब के रूप में अब कोई भी पॉजिटिव मान आता है तो वही पॉजिटिव, पर जैसे ही एक्स ऋणात्मक होगा तो हम क्या करेंगे, उस ऋणात्मक को धनात्मक में चेंज कर देंगे। तो ये हमने मॉडुलस फंक्शन में पढ़ा है आपके पास। मतलब कहने का अर्थ है इसके अनुसार क्या होगा, मापांकलन के अनुसार क्या होता है, आपके पास प्रतिबिंब के रूप में हमेशा धनात्मक संख्या या शून्य ही प्राप्त होने वाला है, ऋणात्मक कभी भी प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसका वक्र बना लिया जाए। तो देखिए आपके पास इसका वक्र सिंपली आपके पास इस प्रकार से बना के देखो। तो ये आपके पास मैंने इसका वक्र बनाने के लिए तैयार हूँ। देखो अगर x का मान 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, देखो पॉजिटिव है तो वही वैल्यू मिल जाएगी, 3 है तो 3, जैसा हमने आइडेंटिटी फंक्शन में पढ़ा। तो पॉजिटिव के लिए आपके पास 0 से लेके पॉजिटिव के लिए आपके पास इस प्रकार का बन रहा है आपके पास। देखो ये इस प्रकार से ये बन गया आपके पास, ये आपके पास बन रहा है पॉजिटिव वैल्यूज के। जब x पॉजिटिव तो सीधे y बराबर क्या मिल रहा है x, जैसा हमने पहला जो फंक्शन तत्समक फलन पढ़ा वैसे ही बन रहा है, ठीक। पर अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, देखो नेगेटिव इस तरफ होता है। तो अगर मैंने x का मान का -1, तो -1 लिया तो -1 के आगे से माइनस लगा देना, तो यानी +1, यानी -1 का प्रतिबिंब +1, ऐसे ही -2 का प्रतिबिंब +2 और -3 का प्रतिबिंब +3। तो आपके पास कुछ इस प्रकार से वक्र मिलेगा। इसमें देखो नेगेटिव साइड में कुछ इस प्रकार का वक्र मिलने वाला है ये। तो ये आपके पास है y बराबर x, तो इस साइड है y बराबर -x। तो ये है आपके पास मॉडुलस फंक्शन का वक्र, जो कि आपके पास देखो तो बताऊँ कुछ और नहीं, आपके पास दो सिमेट्रिक लाइन आपके पास, मतलब इस x अक्ष के अनुदिश दो रेखाएं बन रही हैं आपके पास, जो कि क्या आपके पास जो प्रतिबिंब के रूप में हमेशा दे रहा है, y का मान हमेशा पॉजिटिव मान दे रहा है, इसलिए दोनों ही वक्र कहाँ बने हैं, ऊपर की ओर। देखो x अक्ष के ऊपर y पॉजिटिव होता है ऊपर की ओर, तो दोनों वक्र ऊपर की तरफ बने हैं, ठीक। अगर नेगेटिव होता तो दोनों ने नीचे बनना था आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास है मॉडुलस फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास, क्योंकि ये आपके पास 12 में भी इसका यूज़ होने वाला है आपके पास, ठीक। अभी 11 में भी तो है आपके पास, ठीक। तो 12 में भी हम इसका क्वेश्चन करेंगे आपके पास। तो इसलिए आपको ये फंक्शनों के आपके पास डोमेन रेंज सब पता हो जाने चाहिए पास, ठीक। तो ये था आपके पास मॉडुलस फंक्शन। अब जो मैं आपके पास चौथा फंक्शन बता रहा हूँ वो है चिन्ह फलन। नाम से बता रहा है चिन्ह फलन, मतलब हमको प्रतिबिंब के रूप में क्या मिलने वाले हैं, चिन्ह। चिन्ह मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास है चिन्ह फलन। इस प्रकार से देखो रियल फंक्शन f, जो कि परिभाषित है r से r पर, ठीक, इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम मतलब चिन्ह फलन। ये क्या है आपके पास, सिग्नम फंक्शन कहलाता है इफ कंडीशन क्या है, देखो एफ वाई बराबर एफ एक्स, प्रतिबिंब के रूप में जो y प्राप्त है ना वो इक्वल होगा, मतलब चिन्ह के रूप में, मतलब -1 कब, जब x ऋणात्मक है। ध्यान देना, चिन्ह मिलना मुझे, यानी -x जो है जब, यानी x क्या नेगेटिव है तो क्या मिलेगा उसका चिन्ह, यानी -1। x इक्वल टू 0 होगा तो उसका चिन्ह क्या, वो तो चिन्ह से स्वतंत्र होता है, तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। उसका चिन्ह के रूप में लिखेंगे 0, और x अगर पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब के रूप में क्या मिलने वाला है, +1। तो ये इस प्रकार का जो फंक्शन है ये कहलाता है आपके पास चिन्ह फलन। तो ये आपके पास देखो चिन्ह क्या मिलेगा, पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है तो +1, x अगर नेगेटिव है तो -1, और अगर 0 है तो 0। तो प्रतिबिंब के रूप में मुझे केवल क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है। इस प्रकार का जो फंक्शन है जो हमको प्रतिबिंब के रूप में उसका चिन्ह, x के मानों के लिए उनका चिन्ह प्राप्त कराए, वो क्या कहलाता है, चिन्ह फलन कहलाता है। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, तो इस प्रकार से मैं कहूँ इसका डोमेन क्या होगा, सिंपल है, डोमेन हो गया r। रेंज कहूँ तो, क्योंकि मुझे मालूम है प्रतिबिंब के रूप में केवल चिन्ह प्राप्त होने वाले हैं, तो -1 प्राप्त होगा या 0 प्राप्त होगा या 1। और सहप्रांत की बात करें तो ये इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा सीधे r, क्योंकि r से r पे परिभाषित है, तो सहप्रांत है। तो ये तो आपके पास सिंपल सा है चिन्ह फलन, जिसमें x के मानों के लिए प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है, हमको प्रतिबिंब के रूप में उस अवयव का केवल क्या प्राप्त होता है, चिन्ह प्राप्त होगा। x का मान कुछ भी हो, अगर पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, जैसे मैंने कहा
इस फंक्शन के अनुसार 2 का प्रतिबिंब निकाले तो क्या आएगा +1, और अगर मैं कहता कि -2 का प्रतिबिंब निकालिए तो क्या मिलता -1, उसका चिन्ह प्राप्त होता केवल। ठीक, तो इस प्रकार से आपको 0 पे तो 0 प्राप्त होना ही आपको दे रखा है। ठीक, इसका जो ग्राफ है उसको देखिए जरा आपको, तो वही मैंने आपके पास कहा एक्सिस सिस्टम बना लेते हैं। एक्स ओ एक्स डैश वाई 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 -4 और ऐसे ही -1 -2 -3। ये मैंने आपके बाद रफ फिगर बना रहा हूँ, वो आप बाकी आप चाहे तो ऐसे बना। ठीक है, अब देखो, अब मैंने कहा कि भाई 0 पे प्रतिबिंब मिलना है 0 ही, तो 0 का प्रतिबिंब ये बना दिया, 0 पे मिलेगा y, x का मान 0 तो y का मान भी 0 है, तो मतलब ये वाला पॉइंट मिल रहा है 0 0। पर जैसे ही x का मान 0 से अधिक मतलब पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब के रूप में +1 मिलना है, मतलब +1 तो ये है ना y बराबर +1 यहाँ पर है, तो पर क्योंकि 0 सम्मिलित तो हम 0 को हटा देंगे इसमें केवल ये इस प्रकार से, और क्या मिलेगा इस प्रकार से मिलेगा वक्र। देखो x का मान पॉजिटिव है, इस तरफ कुछ भी ले लीजिए, प्रतिबिंब के रूप में क्या मिलना है +1, तो ये हो जाएगा y बराबर +1, ये इस प्रकार से बने। देखो 0 पे मिल गया 0, पर 0 से अधिक कुछ भी हो प्रतिबिंब के रूप में क्या मिलने वाला है, उसका चिन्ह मतलब +1, ये इस प्रकार से y बराबर 1 का ग्राफ बनेगा। ठीक, सेम ऐसे ही है, अगर x का मान नेगेटिव मतलब x का मान नेगेटिव ही है, मतलब 0 से कम, पर 0 तो नहीं है ना, तो 0 से कम मतलब 0 सम्मिलित नहीं करना है आपके पास। ये प्रतिबिंब के रूप में क्या मिलना है, प्रतिबिंब के रूप में -1, तो -1 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर -1, तो ये हो गया इसका वक्र आपके पास। अब ध्यान देना, ये मैंने दोनों को खाली किया है, खाली का अर्थ आपको समझना है, अंतराल जब मैंने बताया था ना, तो जहाँ पर ये हॉलो बनता है मतलब एक खाली बनता है, यानी वो पॉइंट शामिल नहीं है, कौन नहीं है यहाँ पर, मतलब 0 x बराबर 0 सम्मिलित नहीं था, उसके अलावा सारा x क्या है सम्मिलित आपके पास। ठीक, तो ये है आपके पास जो चिन्ह फलन वो आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास थे पहले मेन फंक्शन आपके पास। ठीक, आगे आपके पास एक फंक्शन आपके पास आता है महत्तम पूर्णांक फलन, उसको बताऊंगा मैं आपके पास। ठीक है, तो जो महत्तम पूर्णांक फलन है, हमने LCM HCF पढ़ा है आपके पास, यहाँ पर भी एक महत्तम पूर्णांक फलन के रूप में आपके पास एक फंक्शन आया, उसको मैं बताता हूँ, आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ आपके पास महत्तम पूर्णांक फलन, इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब थोड़ा इस फंक्शन को समझ लेना, ये भी एक वास्तविक फंक्शन आपके पास है, रियल फंक्शन, यानी r से r पर परिभाषित है। ठीक, तो इस प्रकार से है कि y बराबर f x का, ये इसका नोटेशन है, ये इसका नोटेशन आपके पास, जैसे वहाँ पर मॉड x था मापांक फलन का, यहाँ पर इस प्रकार से ये आपके पास बड़े ब्रैकेट के अंदर x लिखा गया है, ये इक्वल टू मुझे a प्राप्त होगा, प्रतिबिंब के रूप में a प्राप्त हो रहा है, a क्या है पूर्णांक, क्या प्राप्त होगा a क्या है पूर्णांक, यानी प्रतिबिंब के रूप में पूर्णांक प्राप्त होने वाले हैं। अब a प्राप्त हुआ तो किस प्रकार से प्राप्त होगा, देखो अगर x का मान a और a+1 उसके अगला वाला जो पूर्णांक था ना उसके बीच का है, तो मुझे नाम तो है महत्तम पूर्णांक, पर प्राप्त क्या हो रहा है छोटा पूर्णांक। एग्जाम्पल के रूप में देखो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा y के अनुसार आप निकालिए 2 का प्रतिबिंब, ये 2.5 का प्रतिबिंब, थोड़ा ध्यान देना 2.5 का, तो मतलब आपको निकालना है 2.5 का। अब मुझे मालूम है जो 2.5 है वो किस किस पूर्णांक के मध्य है, बताइए 2 और 3 के मध्य है, तो ये 2 और 3 के मध्य है ना 2.5, तो प्रतिबिंब के रूप में वो प्राप्त होगा जो क्या है छोटा पूर्णांक है। तो किन के बीच आपके पास है 2.5 मध्य था 2 और 3 के बीच में, तो इसके प्रतिबिंब के रूप में छोटा पूर्णांक यानी 2 प्राप्त होने वाला, ये इस प्रकार। पर अगर ये 2 ही होता, मान लो 2 है, तो यहाँ पर इक्वल टू है ना, तो छोटा पूर्णांक ही प्राप्त होना है। हर स्थिति में आपके पास कहने का अर्थ है कि आपके पास मिलेगा छोटा पूर्णांक। इसी प्रकार से मैं कहता, बताइए कि y का मान निकालना है जब इसकी वैल्यू है -1.3, तो मतलब आपको निकालना है 1 तो अब ये आपको मालूम है कि 1.3 जो है -1.3 किन दो पूर्णांकों के मध्य है -2 और -1, तो आना क्या है प्रतिबिंब के रूप में क्या प्राप्त होना है छोटा पूर्णांक प्राप्त होना है, यानी इसके प्रतिबिंब के रूप में क्या मिल जाएगा
-2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये है आपके पास महत्तम पूर्णांक फलन। नाम महत्तम है पर मिलेगा क्या, छोटा। तो आपके पास अगर इसमें कहूँ कि इसका प्रांत क्या होता है तो है R, वास्तविक। ठीक, ऐसे ही इसका रेंज की बात करते हैं, जरा रेंज देख लीजिए आपके पास रेंज। तो मुझे प्रतिबिंब के रूप में क्या प्राप्त होना है, पूर्णांक। तो ये आपके पास हो जाएगा Z, सेट ऑफ इंटीजर्स। और जब बात करते हैं कोडोमेन की तो ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये भी R। तो ये है आपके पास महत्तम पूर्णांक फलन आपके पास। ठीक, तो इजीली आपके पास नाम जरूर महत्तम पूर्णांक फलन है, पर आपके पास मिलने वाला क्या है, वो x का मान जिन दो पूर्णांकों के मध्य है उसमें छोटा पूर्णांक मिलने वाला आपके पास। ठीक, अब जरा इसके वक्र को भी देखें, y बराबर एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का। देखिए आपके पास सिंपल सा है, अगर x का मान 0 से लेके 1 के बीच हो, 1 नहीं है शामिल, अगर 0 से लेके 1 के बीच में है तो प्रतिबिंब के रूप में छोटा पूर्णांक यानी 0 प्राप्त होना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 0 to 1 के लिए वक्र, यहाँ 1 शामिल नहीं है तो इसको वक्र को यहाँ पर खाली कर देंगे। ठीक, ऐसे ही अगर x का मान 1 और 2 के बीच में 1 शामिल है उसमें, ठीक है, तो प्रतिबिंब के रूप में y का मान क्या मिलने वाला है, प्रतिबिंब मिलने वाला छोटा पूर्णांक मतलब 1। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये हो गया y बराबर 1। ऐसे ही 2 और 3 के बीच का है, इसमें 2 शामिल नहीं था पर इसमें वाले में 2 शामिल होना है। 2 और 3 के बीच का है तो आपके पास प्रतिबिंब के रूप में मिलेगा 2 और 3 के लिए y बराबर 2। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर 3 सम्मिलित नहीं से इसको हॉलो बनाया गया। ऐसे ही हम नीचे की ओर जाएंगे ना, तो अगर -1 और 0 के बीच का है तो आपके पास प्रतिबिंब के रूप में देखो 0 यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित है, -1 सम्मिलित। तो क्या मिलेगा, प्रतिबिंब के रूप में छोटा पूर्णांक यानी y बराबर -1 प्राप्त होगा। और ऐसे ही आगे बढ़ें तो -2 और -1 के बीच में है तो प्रतिबिंब के रूप में क्या मिलेगा, +2 प्राप्त होगा, पर -1 सम्मिलित तो y बराबर -2। तो ये इस प्रकार से इसका वक्र बनता है जो कि क्या एक सीढ़ी नुमा बन रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वक्र। तो इजीली जो मैंने आपके पास इंपॉर्टेंट फंक्शन थे उनके बारे में, उनका प्रांत परिसर सब लिख दिया, बता दिया है, और उसका आपके पास वक्र बना दिया है। जो रह गया है आपके पास वो है आपके पास बहुपद फलन। तो वो आप इजीली समझ सकते हो कि जिस हिसाब से बहुपद की घात होगी उस हिसाब से उसका वक्र बनने वाला है, और आपकी किताब में भी कुछ एग्जांपल्स दिए मैं, तो उनके आधार पर आप इजीली समझ सकते हो। ठीक, तो मैंने आपको आज बताया कुछ विशिष्ट फलन और उनके वक्र आपके पास। ठीक, तो इस वीडियो को आप देखना, आपके पास बहुत ही आपके पास अच्छा आपके पास है, और इसमें आपके पास जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसका संबंध आगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन पढ़ते हैं 12th में, वहाँ पर भी होने वाला है आपके पास। ठीक, तो ये थे आपके पास कुछ विशिष्ट फलन और उनके आलेख। तो कल हम आगे जो हम करने वाले के पास हैं वो हम आपके पास एक्सरसाइज करने वाले हैं आपके पास। ठीक, ओके।